Hello everyone and welcome to the Textbook Super Coaching platform. Myself Pradyuman Tripathi and today we are here for the solution of the All India live mock test that was conducted on 22nd of February. Okay, तो 22 फरवरी को आपका जो मॉक टेस्ट आप लोगों ने दिया 22 फरवरी 6 PM पे स्टार्ट हुआ था वो और 23 फरवरी 6 PM तक वो चला था और उसका सॉल्यूशन लेकर उसके एक्सप्लेनेशन के साथ मैं आपके सामने प्रेजेंट हूँ। आज का ये जो वीडियो है इस वीडियो में आपको मैं जो भी आपने मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किया उसमें जो प्रॉब्लम्स आपको आई होंगी उसके बारे में मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा, उसका एक्सप्लेनेशन भी दूंगा। पॉलिटिकल साइंस 22 फरवरी 2023 को जो है ऑल इंडिया लाइव मॉक टेस्ट हुआ था पॉलिटिकल साइंस का ऑन द टेक्स्ट बुक ऐप। ओके, टेक्स्ट बुक ऐप पर इससे फ्री। ओके, इट वाज फ्री फॉर एवरीवन। ओके, सभी के लिए फ्री ऑल इंडिया लाइव मॉक टेस्ट कंडक्ट करवाया गया था पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट का 22 फरवरी को, जो कि 6 PM पे स्टार्ट हुआ था शाम 6 बजे और 23 फरवरी 6 PM तक चला था। और अब इसके बाद अब 7 PM को इसका आपको एनालिसिस मैं प्रोवाइड करवा रहा हूं। ठीक है, कि क्या क्या क्वेश्चंस आए थे और क्या क्या आंसर थे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। बाकी भी और भी सब्जेक्ट के बेसिकली आपके लाइव मॉक टेस्ट हुए हैं। यूजीसी नेट के लिए लाइव मॉक टेस्ट कंडक्ट करवाए जा रहे हैं जो कि हर एवरीडे 6 PM पर करवाए जा रहे हैं और 7 PM पर उसका सॉल्यूशन दिया रहा है, जैसे कि आप ये वीडियो में आप देख रहे हैं। और पेपर नंबर 1 पेपर नंबर के 17, 18, 19 को हुआ और 22 तारीख को आपका पॉलिटिकल साइंस का और आगे भी सोशलॉजी मैनेजमेंट एजुकेशन के बेसिकली लाइव मॉक टेस्ट होते रहेंगे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चंस के साथ में। तो पहला क्वेश्चन जो आपको आया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग बुक वाज बाय जॉन लॉक इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ क्लासिकल लिबरल थॉट। ओके, बहुत आसान सवाल था कि कौन सी पुस्तक जो है शास्त्रीय उदारवादी विचारों को रिप्रेजेंट करती है। तो सीधी बात है, इसमें बहुत सिंपल आंसर था एंड आंसर वाज सेकंड ट्रीटी ऑन गवर्नमेंट। ओके, जो लॉक की फेमस किताब है सेकंड ट्रीटी ऑफ गवर्नमेंट, वेयर ही प्रेजेंटेड द आइडिया ऑफ व्हाट वी कैन से मिनिमलिस्टिक स्टेट। ओके, सीमित राज्य का सिद्धांत दिया जिससे लिबरल थॉट क्रिएट हुआ है। एक सीमित राज्य का सिद्धांत है मिनिमम स्टेट। ओके, सो करेक्ट आंसर इज 1। Then moving to the next question, which among the following favored qualification as the basis of, okay, which among the following favored the qualification the basic right to vote? Okay, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। जेएस में सबको पता है आंसर, बिकॉज उन्होंने किसकी बात की है, वेटेज इलेक्टोरल सिस्टम की, कि जिसकी जितनी शिक्षा जिसकी जितनी संपत्ति उस हिसाब से उसके वोट की कीमत होगी। 1 person 1 vote नहीं। ओके, बिकॉज जेएस मिल इज अ पर्सन हु वाज बेसिकली सेइंग कि द वर्थ ऑफ एवरी पर्सन इन सोसाइटी इज डिफरेंट। ओके, जो ज्यादा शिक्षित है उनकी वोट की वैल्यू ज्यादा होगी। तो जेएस मिल इसका करेक्ट आंसर है। फेवर द क्वालिफिकेशन द बेसिस ऑफ राइट टू वोट। ओके, जो आपको मताधिकार है वो सबके पास बराबर नहीं होगा। जो ज्यादा पढ़े लिखे हैं या फिर जिनके पास संपत्ति है उनके मत की वैल्यू ज्यादा होगी और जो लोग कम पढ़े लिखे हैं उनकी मत की वैल्यू कम होगी। ठीक है, तो जेएस मिल का करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट था एवरी स्टेट इज नोन बाय द राइट्स। ओके, अगेन वेरी फेमस स्टेटमेंट जो कि मल्टीपल टाइम्स हमने प्रैक्टिस किया है एंड इसका आंसर जो है हेराल्ड लास्की है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर जो है हेराल्ड लास्की था। आप लोगों ने, मुझे उम्मीद है कि सही लगाया होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन था द कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव लिबर्टी एम्फसाइज ऑन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, नकारात्मक स्वतंत्रता किस सिद्धांत की बात करता है। इट्स वेरी सी एब्सेंस ऑफ रेस्ट्रेंट। ओके, मतलब रुकावटों का ना होना, हस्तक्षेप की अनुपस्थिति होना। करेक्ट आंसर वुड बी 3। बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये भी। सो अगेन नेगेटिव लिबर्टी को हम इसी रूप में जानते हैं। नेगेटिव लिबर्टी पॉजिटिव लिबर्टी का आइडिया मैंने आपको कई बार क्लास में पढ़ाया भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, वेरी इजी। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, स्पिरिट ऑफ द लॉ किसी किताब है, मॉन्टेस्क्यू की किताब है। ओके, मॉन्टेस्क्यू जो है वो सेपरेशन ऑफ पावर के लिए जाने जाते हैं। उनका कॉन्सेप्ट दिया उन्होंने जहां पे एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एज वेल एज जुडिशरी। ओके, सो ही सेपरेटेड द डिवीजन ऑफ पावर। सो सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में बात की कि एक व्यवस्था में, एक राजनीतिक व्यवस्था में शक्तियों का बंटवारा होगा और उसके बारे में मॉन्टेस्क्यू सबसे फेमस थिंकर है। इसके बाद अगर हम आगे चलेंगे, सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट वाज फर्स्ट प्रेजेंटेड बाय। ओके, सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन गवर्नमेंट का सबसे पहले किसने दिया है, सीधी बात है, एक ही विचारक है, एरिस्टोटल। ओके फाइन, सो करेक्ट आंसर किसका क्या था, एरिस्टोटल था। इन्होंने सबसे पहले प्रॉपर क्लासिफिकेशन गवर्नमेंट का जो दिया है, अगेन इन द बुक द पॉलिटिक्स। ओके, जो पॉलिटिक्स उनकी किताब है, उस किताब में, इस बुक में एरिस्टोटल ने अपना आइडिया दिया है। आगे बढ़ेंगे अगर हम, सो assertion statement है कि liberalism was a new political revolution for constitutional government and individual liberty, and reason statement बोल रहे हैं constitutional government provide for safeguarding। so यहाँ पे कहा गया है कि उदारवाद जो है एक नई प्रकार की राजनीतिक क्रांति है जो कि संवैधानिक सरकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बारे में बात करती है। और अब इसके लिए समझा भी दिया गया कि नया क्यों है, क्योंकि ये संवैधानिक गवर्नमेंट जो है प्रोवाइड्स फॉर द सेफगार्डिंग ऑफ बेसिक इंडिविजुअल लिबर्टी। सो जो ऊपर कहा गया उसी को नीचे समझाया गया। ओके, सो प्रॉपर एक्सप्लेनेशन एंड दैट्स व्हाई द आंसर वुड बी A, it means कि both of them are correct as well as correct expression। ओके, यहाँ पे जब बोला ना y, अगर आप इसके आगे y लगाएंगे क्यों, तो उसका नीचे आपको आंसर मिल रहा है कि बिकॉज संवैधानिक सरकार में क्या होगा, इन द कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट देयर इज प्रोटेक्शन ऑफ बेसिक इंडिविजुअल लिबर्टी। तो सीधी बात है, आंसर आपका यहाँ पे ए होगा। बहुत सीधा क्वेश्चन था, डायरेक्ट। देन
क्वेश्चन था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंडामेंटल फेमिनिस्ट क्रिटिक ऑफ द रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस। तो नारीवादियों ने किस आधार पर रॉल्स के थ्योरी ऑफ जस्टिस को का विरोध किया है। तो बहुत सीधा क्वेश्चन है ये भी, और इसका सीधा आंसर आपको क्या रहेगा कि ओरिजिनल पोजीशन ऑफ रॉल्स इज एसेंशियली पैट्रियार्कल, बिकॉज he never mentioned specific, because in the original position he was simply saying कि okay people are assembled, okay, but people are not aware, okay, the original position is in a condition of veil of ignorance. So नारीवादी विचारक बोलते हैं कि अगर लोगों को पता ही नहीं होगा कि वो स्त्री हैं कि पुरुष हैं, तो स्त्रियों के अधिकारों की सुरक्षा कैसे होगी? How the rights of the women is going to be protected if in the veil of ignorance people are not aware about their gender? अगर लोगों को अपने जेंडर नहीं पता है तो कैसे महिलाओं की समस्या के बारे में तो बात नहीं, आप कॉमन बातें करते रहेंगे, सामान्य न्याय की बात करते रहेंगे, बट पारिवारिक स्तर पर जो अन्याय हो रहा है उसके बारे में बात कौन करेगा? ओके, सो दैट्स व्हाई वेल ऑफ इग्नोरेंस का विरोध किया है उन्होंने ओरिजिनल पोजीशन में। उसके बाद क्वेश्चन आया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियन पॉलिटी। ओके, इनमें से कौन सा जो है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की एक विशेषता नहीं है? तो इसका आंसर आपका होगा स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर, सत्ता का सख्त पृथक्करण भारत में नहीं है। चेक एंड बैलेंस सिस्टम है, जो सेपरेशन ऑफ पावर उसमें ओवरलैपिंग होता है, स्पेशली व्हेन वी टॉक अबाउट द सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट। राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में सत्ता का जो बंटवारा है उसमें बहुत क्लियरिटी नहीं, क्लियरिटी है कॉन्स्टिट्यूशन बट स्टिल देयर इज अ ओवरलैपिंग पावर। ओके, कहीं ना कहीं बहुत बात जो है केंद्र सरकार राज्य सरकार के मुद्दों पर केंद्र सरकार भी निर्णय ले लेती है, ठीक है। तो a lot of time central government also take decision over the state government policies, okay, so strict separation of power नहीं, again there is a coordination effort, okay, so Indian political system is created in a coordinated move, okay, जहां पे coordinate करेंगे गवर्नमेंट एक दूसरे से, बंटवारा नहीं है वहां पे, ठीक है, मतलब बंटवारा है बट उस स्तर का वाटर टाइट स्टेट डिवीजन नहीं है एक प्रकार से। देन असर्शन क्वेश्चन है, for Marx a class becomes class for itself, okay, very famous concept, only when member becomes aware about the conflict, okay, जिसके लिए उन्होंने बोला class for itself, it means कि working class, श्रमिक वर्ग, जहां पे उनको एक दूसरे के अपने समस्याओं के बारे में पता है, दे कैन बी यूनाइटेड, ओके, सो एंड दैट्स व्हाई मार्क्स सेज कि द वर्किंग क्लास विल बी द क्लास ऑफ रिवॉल्यूशन। जो श्रमिक वर्ग होगा वो क्रांति का वर्ग होगा, यही क्रांति करेगा, ओके, और अगर नहीं अवेयर होते तो क्या होंगे? क्लास इन इटसेल्फ, ठीक है, फाइन, सो दे ओनली कॉन्स्टिट्यूट अ क्लास इन इटसेल्फ, फाइन। सो यहां पे उन्होंने डिफरेंशिएट किया है और इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अगेन ए इज द करेक्ट आंसर, बोथ द स्टेटमेंट्स आर प्रॉपर्ली रिलेटेड, ओके, सो क्लास मार्क्स डिफरेंशिएट बिटवीन क्लास for itself and class in itself। तो मार्क्स ने क्या बोला कि क्लास फॉर इटसेल्फ क्या है? वर्किंग क्लास, जो कि अवेयर है अपने मुद्दों के बारे में, अपनी समस्याओं के बारे में और यूनाइटेड है, ओके, एंड क्लास इटसेल्फ दे हैव अ सिमिलर ऑब्जेक्टिव बट दे कैन नॉट बी यूनाइटेड, ओके, वो एक साथ नहीं आ सकते, ओके, स्पेशली फॉर एग्जांपल द फार्मिंग क्लास, ओके, द पीजेंट क्लास, जो पीजेंट वर्ग है, जो आपका किसान वर्ग है, ओके, बिकॉज दे आर लोकेटेड ज्योग्राफिकली इन अ डिफरेंट एरिया, ओके, जो किसान है दूर दूर है ज्योग्राफिकली और इसलिए दे आर नॉट यूनाइटेड, ओके, बट वर्किंग क्लास दे ऑल आर इन द सिटीज, ओके, श्रमिक वर्ग जो है कहां काम कर रहा है? इंडस्ट्रियल सिस्टम में, इन अ कैपिटलिस्ट ऑर्डर, दे आर वर्किंग इन द सिटीज, वो शहरों में, और इसलिए दे कैन बी यूनाइटेड टुगेदर एंड बिकॉज दे आर फेसिंग द प्रॉब्लम एंड दे अंडरस्टैंड देयर प्रॉब्लम्स, ओके, वो एक ही प्रकार की समस्याएं झेल रहे हैं, समस्याएं एक इनकी भी सेम है बट इनका जुड़ना आसान है। वर्किंग क्लास का एक साथ आना पॉसिबल है बड़ी इजीली, बट पीजेंट्स का जुड़ना पॉसिबल नहीं है, सो इसलिए उन्होंने क्लास इन इटसेल्फ एंड क्लास फॉर इटसेल्फ का डिफरेंस बताया। सो ही रिकमेंड दैट कि द रिवॉल्यूशन विल बी डन बाय द सोशलिस्ट रिवॉल्यूशंस, ठीक है, समाजवादी क्रांति कौन करेगा? बेसिकली वर्किंग क्लास करेगा, क्लास फॉर इटसेल्फ, दोज हु आर अवेयर अबाउट द कॉन्फ्लिक्ट रिलेशन ऑफ द क्लास, ओके, वर्ग विभाजन को, दोज हु आर क्लास कॉन्शियसनेस, दोज हु हैव क्लास कॉन्शियस, जो कि जिनको वर्ग चेतना है, वहां वर्ग चेतना से ही क्रांति स्टार्ट होगी, ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका भी ए है। देन क्वेश्चन आता है कि पावर एज अ मींस ऑफ डोमिनेशन के कॉन्सेप्ट को हटाते हुए पावर इज बेस्ड ऑन कंसेंट, ये बात किस विचारक ने कही है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जिस सीधी बात है, हैना अरेंट इसमें विचारक आएंगे। हैना अरेंट प्रेजेंटेड अ पॉजिटिव पर्सपेक्टिव ऑफ पावर, ओके, हैना अरेंट ने कह दिया एक सकारात्मक परिप्रेक्ष्य दिया कि पावर इज बेस्ड ऑन कंसेंट व्हेन पीपल आर टुगेदर, व्हेन दे आर कोहेरेंट, ओके, सो पावर एक डोमिनेशन है, इट्स नॉट अ नेगेटिव वे, इट्स नॉट अ कोएर्शन, इट इज अ एम्पावरमेंट, ओके, तो हैना अरेंट ने क्या बोला कि सत्ता जो है वो दबाव नहीं, वो बलपूर्वकता नहीं, वो क्या है? शक्ति क्या है? एक प्रकार से सहमति है, एक दूसरे का साथ आना है, कोऑर्डिनेशन है एक प्रकार से, ठीक है, एम्पावरमेंट है, सशक्तिकरण। आगे बढ़ेंगे, हु आर्ग्यूड दैट इट इज द फाइट फॉर नेशनल एग्जिस्टेंस व्हिच सेट्स कल्चर मूविंग ऑन ओपन टू इट्स डोर ऑफ क्रिएशन, ओके, बड़ा अच्छा सवाल पूछा गया है और इसका करेक्ट आंसर जो है फ्रेंच फैनन है, ऑब्वियस सी बात है, फ्रेंच फैनन जो है आपके जो एक प्रकार से पोस्ट कोलोनियल थिंकर के रूप में हम उनको जानते हैं, ओके, उत्तर औपनिवेशिक विचारक के रूप में हम उनको जानते हैं, करेक्ट आंसर इसका फ्रेंच फैनन होगा।
इस प्रकार के क्वेश्चंस एग्जाम में स्टेटमेंट बहुत आते हैं फ्रेंड्स फ्रेंड के, तो उनके कथन जो है स्पेशली आप याद रखिएगा, ठीक है। पिछली बार भी 2022 में फ्रेंड्स फ्रेंड का कथन वाला ही क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो इसलिए उनके कथन जितने भी इंपॉर्टेंट मिले सब याद कर लीजिएगा, स्पेशली अगेंस्ट क्रिटिक टू द कोलोनियलिज्म, ओके, उपनिवेशवाद का जो विरोध किया है उसके बारे में याद रखिएगा, ठीक है। वायलेंस इज नॉट नेसेसरी, इट्स रिक्वायर्ड, सो नॉट जस्ट रिक्वायर्ड, इट इज नेसेसरी, ओके। उन्होंने क्या बोला कि हिंसा अवश्य बेसिकली क्या से एक जरूरत नहीं, ओके, इट्स रिक्वायरमेंट, इट्स नॉट बेसिकली, इट्स अ नेसेसिटी, फाइन। सो उस प्रकार से उन्होंने बात कही है। इसके बाद अगर हम बात चलते हैं अग्नसुता के बारे में बात करते हैं, तो जो कि अग्नसुता टेक्स्ट को आप अच्छे से जानते हैं और क्लास में मैंने कई बार इसको पढ़ाया भी है। सो अग्नसुता के बारे में कौन से कथन सही है ये पूछा गया था, और इसका सही उत्तर जो है आपका डी था, फोर्थ, मतलब चारों कथन बिल्कुल सही थे। अग्नसुता के बारे में जो भी बातें यहाँ कही गई हैं, दे आर ऑल आर करेक्ट, ओके। सो फर्स्ट सेकंड थर्ड ये तीनों ही कथन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर मेंट फॉर प्रमोटिंग द आइडियाज ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी, ओके, ठीक है। तो पहला कथन है दूसरा कथन है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर एनफोर्सेबल बाय द कोर्ट, ओके। सो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, बेसिकली थर्ड स्टेटमेंट, बिकॉज अगेन एज वी ऑल नो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर नॉट एनफोर्सेबल, ओके, दे आर नॉन जस्टिशिएबल। उनको कानून के सामने आप मतलब इसीलिए लॉ कोर्ट में जाके उसके लिए आप बात नहीं कर सकते, सीधी बात है। बाकी जो फंडामेंटल राइट्स हैं दे आर जस्टिशिएबल, ओके। सो दैट्स अ वेरी कॉमन क्वेश्चन, तो ये कथन स्टेटमेंट गलत है, ये सही है, कथन सही है। यहाँ पे क्या लिखा है कि जो आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, ठीक है, तो नीति निर्देश जो है बेसिकली वो एनफोर्सेबल होते नहीं, वो एनफोर्सेबल नहीं है, वो बेसिकली गवर्नमेंट के डायरेक्टिव्स हैं, ओके। सरकार उस प्रकार से काम करेगी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल का मतलब ही क्या है कि वो राज्य के लिए नीति निर्देश है कि राज्य किस प्रकार की नीतियां बनाएगी। अब वो नहीं बन पाती है, उसमें वक्त लगेगा, तो इसलिए उसमें आप कोर्ट उसके खिलाफ कोर्ट में नहीं जा सकते, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स के लिए जा सकते हैं। इंडिया हैज अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी सिस्टम, भारत में संसदीय प्रणाली है क्योंकि अब उसमें से कौन सा कथन सही है, बिकॉज संसदीय प्रणाली क्यों बोलेंगे, बिकॉज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इट मींस द मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विच इंक्लूड प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो, ओके। तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जिसमें प्राइम मिनिस्टर भी आते हैं, वो सब किसकी तरफ अकाउंटेबल है, दे आर टुगेदर, ओके, रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, ओके। तो जो आपके मंत्री परिषद है, जो विधानमंडल है, वो संसद की तरफ जिम्मेदार है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओके, दे आर आंसरेबल, ओके, वॉट एवर दे आर डूइंग दे विल बी डूइंग अकॉर्डिंग टू द परमिशन ऑफ पार्लियामेंट, ओके। सो दैट्स व्हाई वी कॉल इट पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, ओके। सो रूल ऑफ गवर्नमेंट, ओके, यहाँ पे जो शासन चल रहा है वो जनता का सदन जो है, जो कि पार्लियामेंट है, उसके हिसाब से, लोकसभा के हिसाब की इच्छा से चलेगा, ठीक है, पार्लियामेंट के हिसाब से। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि हु अमंग द फॉलोइंग refer to the constituent assembly as the microsome in action। ये तो क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस भी किया था, अगर आपको याद होगा। ग्रैनुअल ऑस्टिन ने बोला था माइक्रोसोम इन एक्शन भारत की संविधान सभा के बारे में, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, अभी हमने कुछ दिनों पहले प्रैक्टिस भी करवाया था आपको। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आया है कि इनमें से कौन से जो संगठन है वो बी आर अम्बेडकर द्वारा स्थापित किए गए हैं, ओके। आउटकास्ट वेलफेयर एसोसिएशन है, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, हिंदुस्तानी प्रचार सभा, ओके। सो हिंदुस्तानी प्रचार सभा उनकी नहीं थी, सबको पता है, वेरी सिंपल क्वेश्चन। सो आंसर क्या होगा, अगेन ए इज द आंसर, मतलब फर्स्ट एंड सेकंड, ओके। वी ऑल नो अबाउट आउटकास्ट वेलफेयर एसोसिएशन एज वेल एज बहिष्कृत भारत, ओके, बहिष्कृत भारत जिसको हम बोलते हैं, और इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, ये दोनों ही अंबेडकर के ही संगठन हैं, ठीक है, फाइन। 1936 में बहिष्कृत बेसिकली इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी उन्होंने बनाई थी, ठीक है, फाइन। चलिए, करेक्ट आंसर वुड बी ए। नाउ दे आर आस्किंग टू मैच द न्यूज़पेपर विद द स्पेसिफिक थिंकर्स, ओके। तो न्यूज़पेपर के नाम है और थिंकर्स के नाम है, तो नवजीवन गांधी जी का था, मूक नायक अंबेडकर जी का था, न्यू इंडिया मोतीलाल नेहरू का नहीं था, ठीक है। तो इसलिए करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, 2 इसका करेक्ट आंसर है। बहुत सीधा डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज्यादा आ सकते हैं, ठीक है। नाउ असर्शन स्टेटमेंट है कि सिंडिकेट्स हैज प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन द इंस्टॉलेशन ऑफ इंदिरा गांधी एज अ प्राइम मिनिस्टर, बिल्कुल सही बात है, ओके। सो सिंडिकेट इज अ ग्रुप ऑफ सम इंपॉर्टेंट लीडर, right, just for example NS Reddy was there, okay, so a lot of some important leader of Congress party, those who are always, they have even pushed for the installation of शास्त्री जी as well as इंदिरा गांधी, okay। तो पहले शास्त्री जी को प्रधानमंत्री बनवाया, और उसके बाद जब ये बेसिकली कांग्रेस पार्टी में जब खींचातानी बढ़ी कि कौन आगे प्रधानमंत्री बनेगा कांग्रेस पार्टी में, तो इंदिरा गांधी का नाम भी इन लोगों ने आगे बढ़ाया था, ठीक है। तो सिंडिकेट ग्रुप ने, सो करेक्ट आंसर इसमें बेसिकली क्या होगा, पहला कथन सही है, दूसरा कथन बेसिकली जो है गलत है, बिकॉज दे आर नॉट odd, because it's not like that they have to follow the order of Indira Gandhi, okay, they have installed Indira Gandhi as the prime minister, okay। तो इनके समर्थन से इंदिरा गांधी जी जो है प्राइम मिनिस्टर बनी थी, बट ऐसा नहीं है कि उनको इंदिरा गांधी के ऑर्डर को फॉलो करना, तो ये कथन गलत लिखा है। इसमें क्या लिखा है कि एक्सपेक्टेड टू फॉलो द ऑर्डर ऑफ इंदिरा गांधी, मतलब सिंडिकेट ग्रुप बिकॉज दे आर द ओल्ड लॉर्ड्स, ओके, मतलब एक प्रकार से बोल सकते हैं जो पुराने नेता थे, ठीक है, बहुत पुराने जो नेता थे कांग्रेस पार्टी के, वो जो है सिंडिकेट में थे, और उनकी इच्छा के हिसाब से
पॉलिटिकल डिसीजंस वहां पे होते थे, उसमें इंदिरा गांधी का नाम आगे बढ़ाया गया। बट ऐसा नहीं है कि इंदिरा गांधी की मनमानी पे चलते थे, वो जैसा वो बोलेंगे वैसा नहीं, बट वो इंस्ट्रक्शंस देते थे, फाइन। सो इसलिए ये वाला कथन गलत है, बाकी पहला वाला कथन सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जुडिशरी पे, इंडियन जुडिशरी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ओके, द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय ग्रुप्स ऑफ जजेस कॉल्ड कोलिगम, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। द डिस्टिंग्विश्ड jurist इन एलिजिबल टू बिकम अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट विद अ फाइनल अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट, फाइन। नहीं सॉरी, यहाँ पे ये कथन गलत है, देखिए ये कथन गलत क्यों है, बिकॉज यहाँ पे क्या लिखा है, अपॉइंटेड, नो दे आर नॉट अपॉइंटेड, फाइन। तो यहाँ पे एक पहला वाला कथन गलत हो गया, इसलिए दैट्स व्हाई द आंसर वुड बी B only, okay? So second statement is correct. This seems like correct, but it is not. ये लग रहा है कि सही है। अपॉइंटमेंट नहीं करते, सुप्रीम कोर्ट अपॉइंट थोड़ी करती, सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, सजेस्ट करती है। द जजेस आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, तो राष्ट्रपति जजों की नियुक्ति करता है, कोलिगम जो है वो नाम सजेस्ट करेगा, सजेशन देना इनका काम है, अपॉइंटमेंट करना प्रेसिडेंट का काम है, ओके। तो कोलिगम की इच्छा के अनुसार प्रेसिडेंट अपॉइंट करते, तो अगेन यहाँ पे क्या लिखा, अपॉइंटमेंट, तो यहाँ पे खेल कर दिया छोटा सा, ठीक है। तो इस प्रकार, बिकॉज मुझे लगा, पता है कि इसमें बहुत सारे लोगों ने सी आंसर लगाया होगा, गारंटीड आप लोगों ने गलती की होगी, बट यहाँ पे अपॉइंटमेंट वर्ड गलत है, फाइन। तो हर शब्द इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, तब जाके पेपर निकलेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, क्वेश्चन नंबर 21, स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, ओके। यहाँ पे आपको सही कथन देखना है। प्रिपरेशन ऑफ द इलेक्टोरल रोल फॉर द पंचायत इलेक्शंस वर डन बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। आप समझ सकते हैं क्या होगा इसका आंसर, इलेक्शन कमिश्नर्स इज रिमूव्ड इन द सेम मैनर एज द रिमूवल ऑफ द एडवोकेट जनरल, बिकॉज, तो अगेन यहाँ पे बोथ द स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, ओके। दोनों ही कथन गलत है, दोनों ही कथन जो है यहाँ पे गलत है, बिकॉज इलेक्शन कमीशन नहीं करेगा, स्टेट इलेक्शन कमीशन करेगा, बिकॉज सीधी बात है, देयर इज अ प्रोविजन ऑफ स्टेट इलेक्शन कमीशन आल्सो, और पंचायती राज के चुनाव के लिए इलेक्शन स्टेट इलेक्शन कमीशन ही काम करता है। दैट्स व्हाट बेसिकली बीन देयर इन द 73rd अमेंडमेंट। 73rd अमेंडमेंट में यही तो कहा गया कि राज्य में एक अलग से राज्य चुनाव आयोग बनवाया जाएगा, जो कि वहां पे पंचायत के चुनाव या फिर म्युनिसिपैलिटी के चुनाव करवाएगा, तो वही करवाते, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्यों करेगा, ये गलत हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से इलेक्शन कमीशन का जो रिमूवल है वो एडवोकेट जनरल की तरह नहीं होता, ठीक है। इलेक्शन कमीशन का एक प्रॉपर टेन्योर होता है, फाइन। एडवोकेट जनरल तो क्या करता है, एडवोकेट जनरल तो राष्ट्रपति की इच्छा पे, प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, ओके, जब तक पॉलिटिकल पार्टी को अच्छा लगेगा तब तक, जब कोई फिक्स टेन्योर नहीं है, ओके। सो देयर इज नो फिक्स टेन्योर फॉर द एडवोकेट जनरल, एडवोकेट जनरल का कोई फिक्स टेन्योर नहीं है, बट इलेक्शन कमीशन का है, ठीक है, फाइन। उनका फिक्स टेन्योर होता है, उनकी प्रॉपर प्रोसीजर, उनको हटाने का देयर इज अ प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर, ओके, फाइन। सो इट्स अ ऑटोनोमस बॉडी आल्सो। आपको पता है कि इलेक्शन कमीशन जो है, इलेक्शन कमीशन जो है ऑटोनोमस बॉडी भी है, स्वायत्त एजेंसी है, जिससे फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो सके, ठीक है, फाइन। चलिए इसके बाद डिमांड पॉलिटी, कमांड पॉलिटी कितनी बार हमने पढ़ा है, ये तो आंसर आपको रट गया होगा, रुडोल्फ एंड रुडोल्फ, वेरी सिंपल क्वेश्चन। इसके बाद आता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ मल्टी पार्टी सिस्टम एंड कोलिजन सिस्टम, इनमें से कौन सा जो है बहुदलीय प्रणाली और गठबंधन सरकारों का लाभ नहीं है। क्वेश्चन तो ये लाभ नहीं है, फायदा किससे नहीं होता, ठीक है। सो लैक्स अ वेल डिफाइंड आइडियोलॉजी, ओके। तो ये ऑब्वियसली बात है, इट इज अ प्रॉब्लम, बिकॉज कोलिजन गवर्नमेंट में क्या होता है कि बहुत सारी अलग अलग विचारधाराओं की पार्टी एक साथ मिल जाती है। सो देयर इज अ एक प्रकार से एडवांटेज नहीं, इट्स अ डिसएडवांटेज, ओके। इसको आप क्या बोल सकते हैं, एक नुकसान है। ये क्या है, डिसएडवांटेज है, विचारधाराओं का पर्सपेक्टिव नहीं निकल के आता था जो, तो ये एक प्रॉब्लम है। उसके बाद हु सिलेक्ट द सोशल ऑडिट कमेटी अंडर मनरेगा स्कीम, मनरेगा स्कीम के तहत सोशल ऑडिट स्कीम जो है किसके अंडर बेसिकली आती है, तो बहुत सीधा सा आंसर है, इसको सबको पता है, ग्राम सभा। ये हमने कई बार पढ़ा भी है, ओके, स्पेशली इन द क्लासेस आई हैव मेंशन दिस थिंग कि मनरेगा स्कीम में जो भी चीजें हैं, सोशल ऑडिट जो है वो ग्राम सभा को इसकी जिम्मेदारी दी गई है, तो वो सोशल ऑडिट करवाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, which among the following statement is true related to the different aspect of multiculturalism, बहुसंस्कृतिवाद के बारे में इनमें से कौन से कथन जो है सही है, तो इसमें सही कथन क्या है, ओनली वन, फर्स्ट वन इज बेसिकली करेक्ट, बाकी दोनों गलत है यहाँ पे, ठीक है। उल्टा लिख दिया गया, प्लूरल मल्टीकल्चरिज्म को यहां आना चाहिए था एंड लिबरल मल्टीकल्चरिज्म को यहां आना चाहिए, तो यहाँ पर रिवर्स, ये जो दो वर्ड है ना, बहुल बहुसंस्कृतिवाद, ओके, प्लूरल बहुल बहुसंस्कृतिवाद और उदार बहुसंस्कृतिवाद, ओके, तो उल्टा लिख दिया गया यहाँ पे। लिबरल मल्टीकल्चरिज्म किसकी बात करता है, टॉलरेशन की बात करता है, और प्लूरल मल्टीकल्चरिज्म किसकी बात करता है, रिस्पेक्टिंग द ऑल द डिफरेंट वैल्यूज, ओके, दैट्स ऑल, ओके। सो जो बहुल बहुसंस्कृतिवाद है वो अलग अलग विचारों को, अलग अलग वैल्यूज को रिस्पेक्ट करने की बात करता है, और उदार मल्टीकल्चरिज्म किसकी बोलता है कि बस टॉलरेंट रहिए, ठीक है, कि आपको सहिष्णुता बनाए रखनी है, तो उससे मल्टीकल्चरल पर्सपेक्टिव बना रहेगा। तो ये दोनों कथन उल्टे लिख दिए गए, ठीक है, इसका मतलब ये है और इसका मतलब ये है, ठीक है, फाइन, गॉट इट। चलिए, इसलिए ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट, देन स्पेस इज सोशली और कल्चरली कंस्ट्रक्टेड इन द व्यू अंडर। चलिए भाई,
सो इसका करेक्ट आंसर जो है पोस्ट मॉडर्निज्म हो गया। पोस्ट मॉडर्न थिंकर जो है इस प्रकार की बातें करते हैं, ठीक है। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फेमिनिज्म इन यूरोप ड्यूरिंग 1920s एंड 1930s इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड, ओके सॉरी फासिज्म, माय मिस्टेक, फेमिनिज्म नहीं, फासीवाद। तो 1920 और 1930 के दशक में यूरोप में फासीवाद को सबसे अच्छी तरीके से कैसे वर्णित किया जा सकता है? 4 कथन लिखे हैं फासीवाद के बारे में। अगेन बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या होगा आपका? सेकंड, फॉर्म ऑफ टोटलिटरियन दैट ग्लोरीफाई द स्टेट अबव द इंडिविजुअल, ओके व्यक्ति से ऊपर, राज्य जो है व्यक्ति से, एक अधिनायकवादी व्यवस्था जहां पे राज्य जो है व्यक्ति से ऊपर चला गया, मतलब राज्य जो है ज्यादा शक्तिशाली हो गया, व्यक्ति की इच्छा को इग्नोर कर दिया गया, व्यक्ति क्या हो गया? एक प्रकार से मजाक बन गया सरकार के सामने, ओके। हिटलर को आप जानते हैं, मुसोलिनी को आप जानते हैं, अगेन द टोटलिटरियन रूल, ओके, द फासिस्ट रिजीम ड्यूरिंग द बिटवीन द फर्स्ट आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड टिल द सेकंड वर्ल्ड वॉर, ओके। प्रथम विश्व युद्ध के खत्म होने से लेकर द्वितीय विश्व युद्ध तक जो आपने एक प्रकार से फांसीवादी दृष्टिकोण या फिर टोटलिटरियन सिस्टम देखा जो हमने यूरोप में, उसके बारे में बात कर रहे हैं। Which among the following is the author of the book The Idea of Nationalism? बड़ा फेमस क्वेश्चन है, इस एग्जाम में भी आया है, ठीक है। इस बार 2022 में क्वेश्चन एग्जाम में आया था, ठीक है। आंसर वुड बी हेंस कोहेन, मैंने आपको क्लास में भी याद करवाया था, ठीक है। फाइन, आइडिया ऑफ नेशनलिज्म इन द क्लास ऑफ नेशनलिज्म, स्पेशली इन द जेआरएफ बूस्टर फ्री क्लासेस, सब जगह मैंने आपको एक चीज याद करवाई है, एंड स्पेशली इवन इन द 5 hour लॉन्ग मैराथन सेशन ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, ओके, तुलनात्मक राजनीति के मैराथन में भी पढ़ा हमने ये, ठीक है। इसके बाद आता है कुछ किताबों के नाम है और ऑथर्स के नाम जिनको आपको आपस में मैच करना था। चाइल्ड एंड स्टेट इन इंडिया, हिंदू नेशनलिस्ट मूवमेंट इन इंडिया, इंडियन पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड पॉवर्टी अमिड्स प्लेंटी, बहुत फेमस किताब है, ठीक है। आपको अतुल कोहली का नाम पता ही है, ठीक है। फाइन, तो यहीं से आप स्टार्ट कर सकते हैं, आंसर आपको अपने आप आपको मिल गया, द आंसर वुड बी सेकंड, ओके। तो इसको मैच कीजिए, अपने आप आंसर सारे मिल जाएंगे, ठीक है। फाइन, करेक्ट आंसर वुड बी सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज आर फेमस वर्क ऑफ संत कबीर? इनमें से कौन से जो है संत कबीर की किताबें हैं? तो बोध, बीजक और अनुराग सागर दोनों ही संत कबीर से संबंधित किताबें हैं, जहां पे संत कबीर की वाणी और उनके लिखे हुए, उनकी बोली हुई बातें आपको मिलती हैं, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे अगर हम, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, ग्रैंड लॉस्टन के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग वर द मोस्ट सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया टू कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग? भारत का संविधान निर्माण व्यवस्था में सबसे बड़ा योगदान क्या है? तो ग्रैंड लॉस्टन ने बोला है कंसेंसस एंड अकोमोडेशन, ओके, आम सहमति और एक प्रकार से अकोमोडेट करना, सबको एक साथ लेकर चलना, इंक्लूजन, ओके। तो उन्होंने बोला कि भारत में जब संविधान बनाने की व्यवस्था हो, इसमें आपस में झगड़े नहीं, क्या किया? कंसेंसस डेवलप किया, ओके। तो संविधान सभा में कंसेंसस डेवलप किया गया, दैट्स समथिंग व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ द इंडिया इन द कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस, मतलब संविधान निर्माण की प्रक्रिया में भारत का ही सबसे बड़ा एक योगदान है, ठीक है। इसके बाद आता है फेडरल मार्केट इकोनॉमी इन कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, ओके। किस स्कॉलर ने फेडरल मार्केट इकोनॉमी, बहुत फेमस स्टेटमेंट, अगेन मार्केट इकोनॉमी, मार्केट पॉलिटिक्स, ओके, शब्द आता है मार्केट पॉलिटिक्स, फाइन। सो उसके बाद आपका रुडोल्फ जो है, ठीक है, फेडरल मार्केट इकोनॉमी, स्पेशली द परस्यूट ऑफ लक्ष्मी, परस्यूट ऑफ लक्ष्मी किताब है किसकी? रुडोल्फ की किताब, मैंने क्लास में पढ़ाया भी, द परस्यूट ऑफ लक्ष्मी, फाइन। इसके बाद कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंडियन वर्जन ऑफ सेक्युलरिज्म, ओके। भारत के गुड बेसिकली आप बोल सकते हैं धर्मनिरपेक्ष विचार जो है, ठीक है, उसके बारे में कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे पहला, तीसरा और चौथा कथन जो है सही है। दूसरा, स्टेट डज नॉट इंटरफेयर इन रिलीजियस एक्टिविटी, नो इट्स नॉट लाइक दैट, ओके। भारत धर्म से दूर, भारत की सरकार धर्म से दूर नहीं, अगर उसमें कुछ कमी होगी तो डेफिनेटली द स्टेट गवर्नमेंट विल इंटरफेयर, ओके। सो इट्स नॉट अबाउट प्रॉपर डिवीजन, द वेस्टर्न काइंड ऑफ डिवीजन ऑफ रिलीजन एंड पॉलिटिक्स, ओके। भारत में वैसा धर्मनिरपेक्ष नहीं चलता, भारत में धर्म और राजनीति का बंटवारा वाली व्यवस्था नहीं है। यहाँ पे क्या है? सर्वधर्म संभाव का विचार है कि हर धर्म का ध्यान रखेगी सरकार, और जहां पे भी कुछ कमियां होगी उसमें इंटरफेयर भी करेगी, ओके, फॉर द सेक ऑफ फॉर प्रोटेक्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, ओके। संविधान के उद्देश्यों को बचाने के लिए धर्म में भी दखलंदाजी सरकार करती है, जैसे कि हिंदू धर्म में जाति व्यवस्था थी, इन द कास्ट हिंदू रिलीजन देयर इज अ सिस्टम ऑफ कास्ट दैट वाज रिमूव्ड, अनटचेबिलिटी वाज रिमूव्ड, ओके, अनटचेबिलिटी को खत्म कर दिया गया कि गलत है वो। सिमिलरली द ट्रिपल तलाक सिस्टम, ट्रिपल तलाक जो है गलत व्यवस्था थी, इसलिए उसको हटा दिया गया, भले वो धर्म का मुद्दा था। सो स्टेट विल इंटरफेयर इन द रिलीजन, दैट्स व्हाई। सो ये भारत में नहीं चलता, तो बाकी के कथन सही है, और इसलिए डी आंसर वुड बी डी 1, 3 and 4। नाउ which one of the following fundamental right is subject to public order, morality, health and to the other provision of part 3 of the Indian Constitution? फंडामेंटल राइट्स की बात कर रहे हैं, बहुत सीधी सी बात है, करेक्ट आंसर वुड बी बी। अब फंडामेंटल राइट्स तो मुझे नहीं लगता कि मुझे आपको बताने की आवश्यकता है, आप सभी को पता है बहुत अच्छे से। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी इज ट्रू? संवैधानिक नैतिकता के संबंध में लिखे कौन सा कथन जो है सत्य है, ठीक है। और इसका करेक्ट आंसर होगा आपका डी, मतलब ऑल ऑफ द, ओके। तीनों कथन जो है बिल्कुल सही है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के बारे में। क्वेश्चन नंबर 36,
हु अमंग द फॉलोइंग डिस्क्राइब्ड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज अ क्वासी फेडरल? अगेन ये तो बहुत ही मजाक सा क्वेश्चन था, लड्डू क्वेश्चन था आप सभी के लिए, केसी वेयर। अभी हमने रिसेंटली इसको सॉल्व भी किया था एग्जाम क्लास में। Then assertion statement, 9th Amendment Act was enacted in 1956. Reason statement, the government of West Bengal opposed the Nehru-Noon Agreement. Okay, so 9th Amendment से संबंधित सवाल है और इसका करेक्ट आंसर जो होगा, जो पहला वाला जो है वो गलत है और नेक्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल जो सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 विद रेफरेंस टू फाइनेंस कमीशन। ओके, यहाँ पे वित्त बेसिकली सब कमीशन के बारे में बात की जा रही है, वित्त आयोग के बारे में बात की जा रही है। और वित्त आयोग के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपका उत्तर होगा नन ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज करेक्ट, ऑल द स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। ओके, ये सभी जो बातें हैं फाइनेंस कमीशन के बारे में वो सभी की सभी बातें गलत है। ठीक है, तो देखते हैं कितने लोगों ने इस क्वेश्चन में गलत किया होगा। Ensure transparency in the financial administration, facilitate the proper distribution of finance among the public sector undertaking, and it encourages basically encourage the inflow of the foreign capital for the infrastructure development। ओके, ऐसा कुछ भी नहीं है, फाइनेंस कमीशन ये काम में आता है बेसिकली। ठीक है, चलिए हैव थ्रोन एक्सपेरिमेंट, अगेन एल्टन मायो का नाम आ चुका है यहाँ पे और इसमें करेक्ट आंसर सीधी बात है ह्यूमन रिलेशन थ्योरी, एल्टन मायो। क्लास में पढ़ा भी हमने पबेट की क्लास में रिवीजन में। Which period is considered the golden era of the principle in the development of public administration? ओके, गोल्डन एरा किसको बोलते हैं? जो सेकंड फ्रेज था, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ, इसको बोलते हैं प्रिंस, जहां पे प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है इन दिस फेज, प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, एंड द आंसर वुड बी 1927 to 39। ओके, दिस वाज द टाइम पीरियड। सो पहला एरा क्या था? पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेटिव डाइकोटमी। सबसे पहला फेज क्या था? पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेटिव डाइकोटमी, फाइन। और उसके बाद सेकंड फेज जो आता है दैट इज नोन एज गोल्डन एरा। ओके, प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, जहां पे प्रशासन के सिद्धांत बनाएगा। ठीक है, फाइन। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच? ओके, इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? पबेट का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है। साइंटिफिक मैनेजमेंट सही है, ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी सही है, मैनेजरियल ग्रेड एंड इसके हायरार्की नोट। तो अगेन यहाँ पे आंसर क्या होगा? मैनेजरियल ग्रेड, जो कि गलत है। बाकी हायरार्की ऑफ नीड्स सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। ठीक है, रीड केयरफुली द मेंशन कंट्रोल ऑफ एग्जीक्यूटिव ओवर एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन है एंड अगेन इट्स फ्रॉम द यूनिट नंबर 10। ओके, यूनिट नंबर 10 का क्वेश्चन है और फर्स्ट एंड थर्ड जो स्टेटमेंट है दे आर एक्चुअली करेक्ट। ओके, यहाँ पे ये दोनों कथन सही है। डेलीगेट लेजिस्लेशन, पॉलिसी मेकिंग, पब्लिक अकाउंट कमेटी, एग्जीक्यूटिव ओवर एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला गया? एग्जीक्यूटिव का एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, मतलब बेसिकली आपके जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है यहाँ पे, बिकॉज देखिए यहाँ पे पब्लिक अकाउंट कमेटी क्या है, वहां पे पार्लियामेंट में होगी वो। पार्लियामेंट जहां आ गया तो वहां पे क्या होगा? लेजिस्लेचर। एस्टिमेट कमेटी पार्लियामेंट्री कमेटी है, दीज टू आर पार्लियामेंट्री कमेटी, ये संसदीय समिति है। तो संसद, यहाँ पे एग्जीक्यूटिव नहीं, एग्जीक्यूटिव टू एडमिनिस्ट्रेशन पूछा ना, लेजिस्लेचर नहीं पूछा। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। अगर लेजिस्लेचर लिखा होता, ठीक है, अगर मान लीजिए लेजिस्लेचर लिखा होता तब आपकी जाके सेकंड और थर्ड जो फोर्थ है सही होते। ओके, यहाँ पे विधायिका की नहीं बोला गया है। ठीक है, यहाँ पे कंट्रोल कौन रख रहा है? एग्जीक्यूटिव जो है प्रशासन पे। ठीक है, डेलीगेट लेजिस्लेशन, पॉलिसी मेकिंग, मतलब जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है वो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, जैसे कि आपके आईएएस ऑफिसर जो है, ठीक है, जो ब्यूरोक्रेसी है। सो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है ब्यूरोक्रेसी के ऊपर, ब्यूरोक्रेसी मतलब नौकरशाह के ऊपर। ठीक है, तो मंत्री परिषद जो है नौकरशाहों को निर्देश देते रहती है और उसमें डेलीगेट लेजिस्लेशन आ जाएगा, पॉलिसी मेकिंग आ जाएगा। ठीक है, बाकी पब्लिक अकाउंट कमेटी और एस्टिमेट कमेटी ये दोनों ही जो है वो संसदीय समिति है और संसदीय समिति मतलब वो लेजिस्लेटिव हुआ। तो यहाँ पे एग्जीक्यूटिव का एडमिनिस्ट्रेशन के पूछा गया है, मतलब कार्यपालिका का नौकरशाही के ऊपर, प्रशासन के ऊपर। संसद का नहीं पूछा गया। ठीक है, अगर पूछा जाता विधायिका का, कि विधायिका कंट्रोल पूछा जाता तो फिर आप उसमें जाते। ठीक है, तो इसलिए आंसर जो है सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द रैशनल मींस? ओके, तो इसका मतलब क्या है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, द नेशनल इंटरेस्ट ऑब्वियसली, फाइन। एंड which sorry, identify following event in a correct chronological order। ओके, इन इवेंट्स को आपको कालक्रम में जमाना है। चाइनाज इन्वेजन ऑन इंडिया, बांग्लादेश लिबरेशन वॉर, राजीव जयवर्धने अकॉर्ड एंड कारगिल वॉर। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ये ऑलरेडी अरेंज्ड है सीक्वेंस में। ओके, इसमें तो कुछ कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं थी। 1962 में ये हो गया था बांग्लादेश लिबरेशन, 1971 में है। ठीक है, कारगिल वॉर आपको पता है। तो दिस इज द करेक्ट सीक्वेंस, आंसर वुड बी फर्स्ट ओनली। ओके, नाउ यहाँ पे कुछ थिंकर्स के नाम है और उनकी अप्रोचेस के नाम लिखेंगे। मॉडर्न काल्पन है, कार्ल ड्यूच है। ठीक है, दिस इज द प्रीवियस क्वेश्चन एक्चुअली। ओके, एक पिछले साल का सवाल में से है ये, और इसका करेक्ट आंसर जो है ए विद द करेक्ट आंसर। मॉडर्न काल्पन जो है सिस्टम अप्रोच, अगेन आईआर की सिस्टम अप्रोच। ओके, मॉडर्न काल्पन है
इंटरनेशनल रिलेशन में सिस्टम अप्रोच दिया, ठीक है। कार्ल ड्विच जो है कम्युनिकेशन थ्योरी से बिलोंग करते हैं, कम्युनिकेशन थ्योरी। देन रिचर्ड साइंडर को आप रिलेट करेंगे डिसीजन मेकिंग, एंड हैंस मॉर्गेनथाउ ऑब्वियसली ही वाज अ रियलिस्टिक थिंकर, ओके, वो एक प्रकार से यथार्थवादी विचारक थे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 46, यूनाइटेड नेशन प्रोवाइड्स फॉर द कलेक्टिव सिक्योरिटी ऑफ मेंबर, बिल्कुल सही बात है। स्टेट मेक्स देयर ओन अरेंजमेंट फॉर द सिक्योरिटी बाय एंटरिंग इनटू कलेक्टिव डिफेंस एग्रीमेंट, ओके। सो आपको पता है कि भाई दोनों कथन यहाँ पे सही होंगे, बाकी इसमें आपस में कोई संबंध नहीं है, ठीक है। सो करेक्ट आंसर वुड बी सी। कलेक्टिव सिक्योरिटी का ये मतलब थोड़ी कि आप दूसरे देश की जो है आपको बचाएंगे फिर संयुक्त राष्ट्र आपको बचेगा, बट अगेन दे विल बी कोऑपरेटिंग, ओके, स्टेट विल बी कोऑपरेटिंग। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, क्वेश्चन नंबर 47, आर करेक्ट, इनमें से कौन से कथन सही है? इंडिया हैज साइंड द एनपीटी, बिल्कुल गलत। चाइना हैज नॉट साइंड द एनपीटी, ये भी गलत है। इंडिया एंड पाकिस्तान हैज नॉट साइंड द एनपीटी, बिल्कुल ये सही है। एनपीटी हैज बीन साइंड बाय ईरान, नॉर्थ कोरिया, ये भी गलत है, ठीक है। सो यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट क्या होंगे? 3 और 4 जो है, ठीक है, बेसिकली सॉरी, अच्छा हाँ, ईरान और नॉर्थ कोरिया का आ जाएगा, ठीक है, फाइन। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे सॉरी, ये दोनों जो है बेसिकली गलत है और ये दोनों जो है सही है। 3rd एंड 4th स्टेटमेंट, आंसर वुड बी 3, फाइन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Martin White emphasized 3 philosophical tradition of international politics. They are okay. So जरा ध्यान से इनको पढ़िए। रियलिज्म, लिबरलिज्म, मार्क्सिज्म, रियलिज्म, रैशनलिज्म, रिवॉल्यूशन, रेडिकल। सो आंसर इसका क्या होगा? ए इज द करेक्ट आंसर, रियलिज्म, लिबरलिज्म एंड मार्क्सिज्म, ओके। मार्टिन वाइट के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। Which of the following social constructivist theory gave the concept of nuclear taboo? ठीक है, किस समाजवादी बेसिकली आपको बोल सकते हैं सामाजिक रचनावादी इस विचार ने न्यूक्लियर टैबू का पर्सपेक्टिव दिया, किस विचारक ने, ठीक है। तो बहुत अगेन दिस इज रिलेटेड टू सोशल कंस्ट्रक्टिव आइडिया, अगेन इन द आईआर क्लास वी हैव डिस्कस्ड अबाउट दिस थिंग। सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? नीना तेनवर्ड, ओके, फाइन। करेक्ट आंसर वुड बी ए। न्यूक्लियर टैबू बोला है उन्होंने कि बिकॉज़ द रियलिस्टिक थिंकर, ओके, दे आर सेइंग कि द रियलिस्टिक थिंकर हैव क्रिएटेड न्यूक्लियर टैबू, ओके, जो बेसिकली आपके जो यथार्थवादी विचारक है या फिर नव यथार्थवादी विचारक है, ओके, रियलिस्ट एज वेल एज नियो रियलिस्ट, यथार्थवादी और नव यथार्थवादी ने एक न्यूक्लियर टैबू बना के रख दिया यहाँ पे विश्व में, और उसके आधार पे वो सिक्योरिटी डिलेमा की बात करते हैं, सुरक्षा की दुविधा के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर लाइव मॉक टेस्ट। व्हिच अमंग द फॉलोइंग स्कॉलर डिस्क्राइब्ड इंडियन विलेज एज द लीस्ट डिस्ट्रक्टिबल इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडियन सोसाइटी? बहुत सिंपल क्वेश्चन, हेनरी मेन ने ये बात कही है। करेक्ट आंसर वुड बी सी। सो दीज वर योर 50 क्वेश्चंस एंड आई होप कि योर परफॉर्मेंस मस्ट बी वेरी वंडरफुल, ओके। आपने मॉक टेस्ट में अच्छा परफॉर्मेंस किया होगा। इन 50 क्वेश्चन में से कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा कि कितने क्वेश्चंस आपने 50 में सही किए, आपका रिजल्ट कितना है आउट ऑफ 50, ओके। सो आउट ऑफ 50 कितने क्वेश्चन सही किए हैं ये जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिख के। और कोई अगर समस्या है तो अपना समस्या जो है कमेंट बॉक्स में डेफिनेटली बताइएगा, मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूंगा आपको। सो जो भी आपके डाउट्स है कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बता सकते हैं आप। और बाकी क्लासेस की टाइमिंग आपको पता ही है, उस हिसाब से चलते रहेंगे। अभी कुछ दिन थोड़ी सी क्लास मेरी अभी मिसिंग है, बट उसके बाद डेफिनेट 27 से मेरी क्लास आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। 27 फेब से मैं वापस आपको डेली इसी टाइम पर मिलना स्टार्ट हो जाऊंगा। बेसिकली 5 PM और 8 PM पे सेशंस रेगुलरली चलते रहेंगे, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन। आई होप कि ऑल द कंफ्यूजन रिगार्डिंग दिस All India live mock test of political science that was conducted from 22nd of February 6 PM till 23rd of February 6 PM. तो these all problems are clear now. तो जो भी आपकी समस्याएं होंगी इस मॉक टेस्ट के बारे में, जो कि 22 फरवरी को टेक्स्ट बुक ऐप पर स्टार्ट हुआ था 6 बजे से और 23 फरवरी 6 बजे तक चला, उसके में जो भी आपने अटेम्प्ट किए होंगे उसके रिजल्ट भी आपने देख लिए होंगे, इवेल्युएट भी कर लिया होगा, और उसके बाद जो भी कंफ्यूजन है वो भी क्लियर हो गई होंगी। तो इसी के साथ आज की ये जो वीडियो है इसको मैं यहीं समाप्त करता हूं। धन्यवाद आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए। अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा, लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, और अगर आप नए पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू एवरीवन।